Shadows fall over my heart. सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम समझेंगे कि एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि ग्रेविटेशन, टेंशन, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस या फिर विस्कोसिटी, इन सबको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना लॉज ऑफ मोशन से ऑनवर्ड आपको इन सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। विस्कोसिटी, ग्रेविटेशन, टेंशन, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, ये सारी कौन सी फोर्सेस है एक बॉडी के लिए? एक्सटर्नल फोर्सेस। तो याद रखना एक्सटर्नल फोर्सेस काफी इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर के लिए लॉज ऑफ मोशन में, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई लग ही जाता है, जैसे ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, ठीक है, कहीं टेंशन, इस तरीके से लगती ही रहती है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि हम लोग किसी भी बॉडी पर, सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें से पहले तीनों लॉ देखेंगे कि उसके ऊपर कौन सा लॉ सबसे ज्यादा लग रहा है। तीनों लॉ आप लोगों को पता है, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को चेक करना है आपको, क्योंकि बॉडी पे क्या क्या लग रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ में क्या होता है, बॉडी की u और v जो है, u और v सेम रहती है, u और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है, सेम रहती है अंटिल नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहे। ये वाली बात याद रखना, नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स जब तक जीरो रहेगी तब तक U इक्वल टू क्या रहेगा, V रहेगा। मतलब बॉडी का जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो मेंटेन करके रखेगा, वो इनिशियल वेलोसिटी तब तक मेंटेन करके रखेगा जब तक उसके ऊपर क्या है बताओ, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्स जानते हो, अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे इधर से 10 न्यूटन है, इधर से कितनी है 5 न्यूटन है, तो ये अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। ठीक है, और अनबैलेंस्ड को हमने दोबारा यहां करके हमने क्या कर दिया, बैलेंस्ड कर दिया। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं ना कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई। याद रखना अनबैलेंस्ड फोर्स अब जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई? पहले 10 था, इधर 5 था, इधर 5 ये वाला हमने और लगा दिया जिससे बैलेंस हो गया। क्लियर है? तो बैलेंस वाली कंडीशन को, कभी भी अगर फोर्स दोनों तरफ से बैलेंस हो जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो हो गई किसी भी बॉडी पर। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों की बॉडी की सेम रहेगी जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स है जीरो, और कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? हाँ, याद रखना किसी भी बॉडी पर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगी, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा ही होगा। वही आपका सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ तो बताता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक जीरो है, मतलब दोनों तरफ से जो फोर्सेस है वो बराबर लग रही है, तो U और V बराबर है। सेकेंड वाला केस हमें कहता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसे हम बोल सकते हैं नेट फोर्स, इज इक्वल टू क्या होता है, ma। जब भी हम किसी बॉडी पर नेट फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी
एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और सबसे ज्यादा रूल यही वाला लगता है, थर्ड लॉ वाला। अब मुझे बताओ, हम लोग, ये पूरी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, यहां पाजी खड़े हैं हमारे कृष पाजी। कृष पाजी बिल्कुल अंदर क्यों नहीं चले जाते? जब सेंटर उन्हें खींच ही रहा है, ग्रेविटी उन्हें खींच रहा है, तो कृष पाजी बिल्कुल सेंटर पे क्यों नहीं जा रहे? ग्रेविटी ऐसे खींच रही है ना बिल्कुल सेंटर पे, तो हम तो इस अर्थ को तोड़ते हुए ग्रेविटी के अंदर क्यों नहीं चले जाते? क्या चक्कर है? सबसे मेन है थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी एक्शन करोगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अब इसका मतलब क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, आप जानते हो ग्रेविटेशन के बारे में? ग्रेविटी किसी भी इंसान को, मान लेते हैं ये ज्योतिका है, ज्योतिका को ग्रेविटी कहां खींच रही है? कहां खींच रही है? सेंटर पे। समझ पा रहे हो ज्योतिका? तो आपको जब ग्रेविटी सेंटर पे खींच रही है तो आप ये सब तोड़ते हुए सेंटर पे क्यों नहीं चले जाते? आप यहां स्टेबल कैसे हो अर्थ के ऊपर? सही कह रहे हो। यहां पर कहते हैं सरफेस के ऊपर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, सरफेस के ऊपर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो नीचे की तरफ उस पर अगर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है, तो उस यही सरफेस उस पे ऊपर की तरफ क्या लगाता है? परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब है हर फोर्स का, अगर आप किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हो, किसी भी बॉडी पर, तो वो बॉडी आप पर भी फोर्स लगाएगी। कैसे, क्यों लगाएगी वो बॉडी फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? बताओ बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? जिस बॉडी पर फोर्स लगती है। अब भैया वो क्यों लगा रहा है, मतलब रीजन क्या है उसके वापस लगाने का? हमारे पास फोर्स हमने लगा दी, उसको वापस लगाने की क्या जरूरत है? नेट फोर्स 0 हो जाए ताकि। नहीं, मैं बताता हूं आपको। अब देखो, मान लो ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से ये मतलब आपका ओशियन है, इतना पार्ट क्या है? ओशियन है। ये सरफेस नहीं है, ये ओशियन है। अब यहां खड़ी हुई है ज्योतिका। क्या ज्योतिका अंदर डूबती चली जाएगी? बताओ ना। ओशन के अंदर ये डूबती हुई चली जाएगी, क्योंकि ओशन इसके ऊपर क्या नहीं लगा पा रहा? इक्वल, ये सही कह रहे हो, रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पा रहा, रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पा रहा। पर सरफेस क्यों लगा पा रहा है? सरफेस क्यों लगा पा रहा है? ये मेरा मेन क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, एक आज समझ है ना क्यों है। मान लो पेपर का सरफेस है, पेपर के सरफेस के ऊपर पाजी खड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे कृष पाजी। तो वो कृष पाजी भी तो आपको पता है ना, पेपर के सरफेस उन्हें होल्ड नहीं कर पाएगा, और वो ग्रेविटी की इस पेपर को तोड़ते हुए, फाड़ते हुए वो ग्रेविटी के अंदर समा जाएंगे। इसका मेन रीजन होता है कि हर एक्चुअली में सॉलिड सरफेस है ना, जैसे ये सॉलिड सरफेस है, इस पे मैं पंच मारूंगा तो मुझे ही चोट लगेगी। इस पे अगर मैं पंच मारूंगा तो मुझे ही चोट इसलिए लगेगी, उसका रीजन सिंपल सा ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, यहां के पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल है सॉलिड सरफेस के, इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। और वो फोर्स क्या करती है? ये पार्टिकल चाहते हैं हमें कोई ब्रेक ना करे, ये चाहते हैं पार्टिकल कि हमें कोई ब्रेक ना करे, ठीक है। हम पर कोई फोर्स लगाएगा तो हम पार्टिकल मिलके इस फोर्स को दोबारा रिटर्न कर देंगे और खुद अलग नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पंच मारूं, ठीक है, किसी भी जोन पर, अगर यहां मारूं, वहां मारूं, कहीं पर भी अगर मैं एक पंच मारता हूं, तो वो जो पंच है, ठीक है, वो क्या करेगा? उन पार्टिकल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा,
वो पार्टिकल में अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हाई है तो मुझे वो अपनी फोर्स रिटर्न कर देंगे, खुद ब्रेक नहीं होंगे। पर पानी है, पेपर है, ये लोग इतना हाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इनमें नहीं होगा तो ये आराम से फट जाएंगे। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है कि हर बॉडी आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दे सके, उसके अंदर उतना दम भी होना चाहिए, है ना? तो न्यूटन का अभी थर्ड लॉ है ना, हाल ही फिलहाल में थोड़ा गलत प्रूफ हो गया है। उसका रीजन है यहां पर एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि उस बॉडी की औकात भी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो आप पर नॉर्मल रिएक्शन लगा सके। जरूरी नहीं है कि आप हर बॉडी पर आप रिएक्शन लगाओगे तो आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ही मिलेगा। अपोजिट रिएक्शन मिल सकता है पर उसकी भी एक लिमिट होगी। समझ गए? क्लियर है? तो क्या एवरी ऑब्जेक्ट या एनी सब्सटेंस कैन अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स? नो। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ तो आपका न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है। फर्स्ट लॉ आपको बताता है कि कहां नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, कहां नहीं लगेगी, ठीक है। और फर्स्ट कहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गई तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स ओवरऑल जीरो हो गई तो बॉडी आ जाएगी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के अंदर। ओके, देखो सरफेस अगर सीधा हो तो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल उस सरफेस से 90 डिग्री पे लगती है। सरफेस एकदम अगर सीधा हो तो बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल 90 डिग्री पे लगता है, ठीक है। पर मान लो सरफेस ऐसा है, ये 60 डिग्री है, एक 60 डिग्री का कोन है। क्या है? कोन, कोन है। तो अब मुझे बताओ, इस सेंटर से ग्रेविटी तो बिल्कुल नीचे लगेगी, mg, है ना? ग्रेविटी तो बिल्कुल नीचे लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन किस किस तरफ लगेगी? हमेशा याद रखना, इससे परपेंडिकुलर लगती है। ये वाला जो सरफेस टच पे होता है ना, उससे बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। समझ रहे हो? ये वाली है N1, इस वाले सरफेस से भी ये लग रही है N2। समझ पा रहे हो? ये 90 डिग्री यहां पर भी बन रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बताओ ये वाला और ये वाला एंगल कितना है? ये वाला और ये वाला एंगल कितना कितना है? ये तो 90-90 है। ये इसका हो जाएगा 30 और 30, और ये वाला पता कितना होएगा? 60। समझ रहे हो? अब तुम क्या N1 और N2 निकाल सकते हो? अगर हमें मास दे रखा हो तो 5 किलो की बॉल है, कोई बच्चा तुम में से निकाल सके तो बताओ। नॉर्मल रिएक्शन 1 और 2 निकालना है और आपको वेट दे रखा है, कैसे करोगे बताओ? कौन सी ट्रिक लगेगी यहां पर सृष्टि? नहीं, यहां लेमीज थ्योरम लग नहीं सकती। 3 वेक्टर्स हैं, वही से तो करेंगे, उसी से तो करेंगे हम लोग।
देखो मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। ये वाला एंगल आपको N1 N2, ये वाला एंगल कितना है 120, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 120। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल बता सकते हो, ये और ये, टू 240/2, 240 के दो हिस्से करना, कितने कितने हो गए, सही कह रहे हो। ये भी पूरा 120 है और ये भी पूरा 120 है, तीनों 120 है। क्लियर है? तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, वेट बाय साइन 120 इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन बाय साइन 120 इक्वल टू N2 बाय साइन 120। क्लियर है? तो इसका मतलब तीनों बराबर है, 120 से कट जाएगा, तो वेट है आपका कितना, वेट है 50 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन 1 और नॉर्मल रिएक्शन 2 दोनों कितनी आ जाएगी, 50 न्यूटन। लेमीज थ्योरम से ये रिलेटेड है। आजकल तक मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, जिसमें लेमीज थ्योरम मैंने करवाई हुई है। क्लियर है? तो लेमीज थ्योरम से ऐसा क्वेश्चन आराम से हो जाता है जब आपको दो वेक्टर ना दे रखे हो और एक वेक्टर दे रखा हो और एंगल अपने आप से निकाल लो। इसका मतलब सारी फोर्सेस 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन है। कोई दिक्कत? रब कर दूं ना अब? निहारिका, ज्योतिका, अनाविता, किससे? कंपोनेंट वाला मेथड तो तब लगाते हैं ना जब आपको कोई मतलब कोई एक्सिस दे रखी हो, या फिर आपको क्या बोलते हैं उसमें से एक और कोई वैल्यू दे रखी हो। यहां पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कंपोनेंट वाला मेथड हमेशा तब लगाना जब आपको दो ही वेक्टर दे रखे हो, और यहां पर वो कितने हैं, 3, और वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है। रब करूं? जहां पर भी 3 वेक्टर हो, मैं तो आपको हमेशा से बोलता हूं वहां लेमीज लगाओ। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से किस तरफ लगती है, परपेंडिकुलर। वेरी गुड। देखो अब समझना क्या होता है। रॉकेट जो ऊपर जाता है ना, 3 पार्ट में जाता है, 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट। समझो बच्चों? ठीक है, इसे बोलता है रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है मैं आपको पहले बताऊं। सेकंड लॉ क्या कहता है हमें? सेकंड लॉ कहता है हमें
कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स बनाओगे, ठीक है, जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स बनाओगे उतना ही ज्यादा किसमें चेंज आ जाएगा? मोमेंटम। मोमेंटम याद है mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d by dt ऑफ p। d by dt ऑफ p, समझ पा रहे हो? पर रॉकेट के अंदर क्या होता है? स्पीड चेंज नहीं होती। रॉकेट के अंदर जो वेलोसिटी है ना, वैसे वो कांस्टेंट रहती है। नॉर्मल चीजों में पता क्या होता है? वेलोसिटी चेंज करती है, u से v हो जाती है, u से v होती है। पर रॉकेट के अंदर क्या होता है? हम इसे जब लॉन्च करते हैं तो हम चाहते हैं इसका v कांस्टेंट रहे। और बताओ कौन इसका चेंज करता है? मास। मास देखो कैसे चेंज करता है। ये जो होता है ना फर्स्ट पार्ट, इसे बोलते हैं फ्यूल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? फ्यूल कंपार्टमेंट। इसमें ढेर सारा फ्यूल है। अब मुझे बताओ जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा फ्यूल कम होता जाएगा कि नहीं? सही है। तो सबसे पहले तो फ्यूल कम होता जाता है, तो उसका मास कम होता रहता है। फिर आपको पता है ये वाला हिस्सा अर्थ के अंदर ही छूट जाता है, ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है। फिर थोड़ा ऊपर जाके सेकंड वाला हिस्सा अलग हो जाता है। जब आपकी मैक्सिमम एक हाइट तक आते हैं उसके बाद सेकंड वाला हिस्सा छूट जाता है। आखिरी में कौन सा हिस्सा पहुंचता है कहीं पर? थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है उसके साथ क्या होता रहता है? उसके कंपार्टमेंट अलग होते रहते हैं। उसका मास क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। तो इस केस में हम पता है क्या करते हैं? मास और वेलोसिटी डालते हैं। मास और वेलोसिटी दोनों डालते हैं। मास वेलोसिटी बाहर आ जाती है और फॉर्मूला क्या बन जाता है बताओ? v dm by dt। v मतलब क्या? वेलोसिटी। और dm by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जिसे बोलते हैं dm by dt। और ये ऐसा एग्जाम में दे रखा है, ऐसा होता है कि 300 किलो पर सेकेंड। इसको पहचानने का तरीका ये होता है। ये क्या दे रखा है? 300 किलो पर सेकेंड का मतलब क्या है? हाँ, कि पर सेकेंड कितना मास कम हो रहा है आपका? कितना किलो बताओ तो सही। 300 किलो कम हो रहा है पर सेकेंड। तो इस तरीके से मास हम निकालते हैं, मास डालते हैं, वेलोसिटी डालते हैं, जिससे क्या आती है? फोर्स। याद रखना रॉकेट प्रोपल्शन वाले क्वेश्चन में मास वेरी करेगा, वेलोसिटी सेम रहेगी। आपको चेंज ऑफ मास दे रखा होगा, वेलोसिटी निकाल लेंगे और फोर्स आ जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला लिख लिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है। आपको के पता है ना, के आता है और के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। हमेशा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर के की वैल्यू 1 लेते हैं। नोट कर लिया सृष्टि? ये याद रखना कि जैसे जैसे रॉकेट जाएगा मास चेंज करेगा, डिफरेंशिएशन लगेगा तो मास में लगेगा। कोई दिक्कत? रॉकेट के अंदर एक हमेशा बता दूं आपको, थ्रस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। थ्रस्ट, सृष्टि आपने उसका नहीं सोचा, वो जो वेटनरी वगैरह की होती है?
कोई भी नहीं जाता आजकल तो, काफ़ी मतलब मैंने सुना है वेटरनरी वगैरह मुश्किल होता है क्या वो? ऐसा कुछ नहीं है सर, उधर एडमिशन उसके लिए अलग एंट्रेंस है। उसके लिए अलग होते हैं शायद, और उसके लिए तो शायद 2 ही या 3 ही कॉलेजेस हैं, एक यहाँ हिमाचल में है ना, ऐसा ही कुछ है शायद। यस सर। 2 या 3 मैक्स, मुंबई में है। एक मुंबई में, 2 या 3 है मैक्सिमम मैंने देखे थे। हाँ मैं आपको बता दूं थ्रस्ट के बारे में। क्या क्या? पिछले 2 सालों से बच्चे बेचारे जा ही नहीं पाए, 3 सेमेस्टर बीत गए और बच्चों अभी तक स्कूल नहीं गए कॉलेज वाले। हमारे कुछ बच्चे थे जो उनका DTU में पिछले साल हुआ था, गुफरान था और एक शुभम है, दोनों मेरे पास आए और वो एक ही चीज़ बोलते हैं सर कि 1.5 साल बीत गया अभी तक हमने चेहरा नहीं देखा स्कूल का, एक दिन भी नहीं गए वो DTU में। सर मेरा भी नहीं हुआ, मैं भी एक बार एडमिशन के लिए गई थी, जब मेरा एडमिशन हुआ था DU में, उसके बाद फिर मैं एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाई। अरे आप तो कम से कम एक दिन तो गए हो, वो लोग सब उनका ऑनलाइन ही चल रहा है, एक दिन भी नहीं गए वो। सर हमारा फ्रेशर पार्टी भी ऑनलाइन हुआ है। फ्रेशर बड़े सही है, हम लोग बड़े सही टाइम पे निकल गए। ठीक है, और अब अगले साल भी फ्रेशर पार्टी होगा तो वही मास्क में है। सर ऑनलाइन हो रहा है, सर सोचो ऑनलाइन कैसे हो सकता है। घर पे ही चिप्स का पैकेट खा लो हैं। सर इतना गंदा होता है उसमें, सर बोलते हैं ना कि बच्चों को इकट्ठा कर देते हैं और बोलते हैं कि आपको ना हर एक बंदे को अपना टैलेंट वीडियो भेजना है, उसको वो ग्रुप पे करके वो दिखाते हैं लैपटॉप पे और उसका ऑनलाइन पे, और हमें उनका टैलेंट वीडियो देखना था। मतलब बच्चा घर पे नाच रहा है और हम वो देखेंगे, ये हमारा फ्रेशर्स पार्टी है। बच्चा घर पे नाच रहा है। अब मीम नहीं बनाते तुम लोग उन बच्चों का? हम लोग तो अगर वीडियो मिल जाए तो ऐसे तो पागल बनाते बच्चों का। सर फ्रेशर पार्टी में मजा नहीं आता, लेकिन उसकी मीम्स देख के ज़्यादा मजा आता है। हाँ सही है। हाँ ठीक है, खुश रहो। तो रॉकेट लॉन्चिंग के अंदर याद रखना एक थ्रस्ट का क्वेश्चन आता है। कहते हैं कि नीचे से कंबशन का निकलना बहुत जरूरी है। किसका? नीचे कंबशन जाएगा तो रॉकेट कहां जाएगा बताओ? ऊपर। नीचे की तरफ कंबशन जाएगा तभी तो रॉकेट ऊपर जाएगा। तो नीचे की तरफ याद रखना कंबशन इस तरीके से जाएगा और रॉकेट उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है? उसके अंदर क्या क्रिएट होगा बताओ? थ्रस्ट। समझ पा रहे हो? तो हम नीचे की फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं क्या? mg, और ऊपर हमने ले लिया थ्रस्ट जा रहा है। क्या ये ऐसा हो सकता है? तुम्हें पता है, एक बात बता दूं मैं तुम लोगों को, फॉर्मूला होता है F net इक्वल टू ma। बच्चे इस F net को नहीं समझते कि ये F net क्या है। बच्चे अगर इस F net को समझ जाए ना तो मजा आ जाए। F net कहता है इस बॉडी पे लगने वाली कौन सी फोर्स? टोटल वेक्टर फोर्स। टोटल वेक्टर फोर्स। टोटल वेक्टर फोर्स का मतलब क्या है कि बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ थ्रस्ट माइनस क्या? mg। नीचे की तरफ वेक्टर लिया हमने mg, ऊपर की तरफ हमने क्या ले लिया? थ्रस्ट। और इक्वल टू बताओ? ma। ये हमेशा याद बात रखना कि जब भी आपको थ्रस्ट निकालना हो तो आपको क्या करना हो? ft माइनस mg। बताओ इसमें से इसे माइनस क्यों किया? इसमें से उसको क्यों नहीं माइनस करा? मतलब mg माइनस ft क्यों नहीं करा निहारिका? निहारिका टी की वैल्यू ज्यादा होगी एमजी से, क्योंकि उसमें ग्रेविटी का अपोजिट जाना है इसको।
ये निहारिका आपकी आवाज को क्या हो गया? नहीं, किसी और की आवाज लग रही है। कोड वर्ड बताना अपना। क्या सर? कोड। देखो निहारिका, मैं बता देता हूं, हमेशा जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है ना, जिस तरफ फाइनली बॉडी मोशन करती है, वो फोर्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उसके जिस तरफ बॉडी नहीं जा रही है। इसलिए बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स होता है। क्लियर है? ओके। तो मान लो एक्सेलरेशन हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और बॉडी का मास है कितना? 15 टन। 1 टन के अंदर 1000 kg होता है, और 1 क्विंटल के अंदर कितना होता है? 100 किलो। तो यहां तो टन दे रखा है, क्विंटल नहीं है। 1 टन है तो आपको लेना है, ये कितना हो गया बताओ? 15,000 किलो। तो हम लोग इससे अगर निकाल सके एफ थ्रस्ट निकालना है हमें, तो अब एफ थ्रस्ट होगा mg प्लस ma, ऐसे ma प्लस g। m कितना है? लगभग 15,000। एक्सेलरेशन 20 प्लस 9.8। 9.8 की जगह चलो अभी 10 ही ले लेते हैं। कितना आ गया ये ओवरऑल? FT आया 45 40। तो ये आया 4,50,000 न्यूटन। क्लियर है? इस तरीके से याद रखना, टन्स में आपको इसका वेट मिलेगा और इस तरीके से काम होएगा। क्लियर है? मिटाऊं? रब करूं? फिजियोथेरेपी सही करा। सही है। कोई फॉर्म भरो ना तो इसको भी बता दिया करो, इन बच्चों को भी। ये जो कुछ बच्चे हैं ना, जैसे निहारिका हो गया, नविता हो गया। कोई बात नहीं। अभी हाल फिलहाल में कोई फॉर्म आया है क्या? चेक करते हैं सर। पता है इसमें ना इससे बेटर है कि जो भी फॉर्म्स भरने हैं उसका एक लिस्ट बना ले, क्योंकि फॉर्म छूट ही जाते हैं। कि मेरे भी 2-4 छूट गए हैं, तो फॉर्म छूट ही जाते हैं, तो फिर वो ना अपडेट आता रहता है। जैसे हम किसी वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो हमारे खुद की नोटिफिकेशन में वो आ जाएगा, सभी फॉर्म आना होगा। लेकिन ये है कि हमें सर्च करते रहना पड़ता है। हमको सिर्फ एक फॉर्म नहीं भरना होता, हमें आईपीओ का भी फॉर्म भरना होता है, वरना आईपीओ वाले काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाते हैं। हाँ, आईपीओ का तो मुझे पता है। आईपीओ का तो पिछले हम लोग 2 सालों से ऐसा ही हो रहा है। उनका तो अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, आजकल इस साल जिपमर तो नहीं होगा? नहीं सर, जिपमर भी नहीं और एम्स भी नहीं होगा। ठीक है। पहले जिपमर से वो सारी मिलती थी ना, बीएससी में अलग अलग ब्रांचेस मिलती थी। सर उसके लिए अलग एंट्रेंस होता था जिपमर का। हाँ वही तो। वो चीजें जो है, जो बीएससी में अलग अलग ब्रांचेस होती है, नर्सिंग, रेडियोलॉजी और सब चीजें, एनेस्थीसिया, टेक्नोलॉजी, वो सब एम्स में भी है। लेकिन उसमें हमें बेसिकली उसके लिए एक ही एंट्रेंस देना होता है, वो है नर्सिंग का। और उसमें जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से हमें मिलता है कि अगर अच्छे हैं तो बीएससी नर्सिंग, और थोड़े कम है तो बीएससी रेडियोलॉजी, इस टाइप से। ये क्योंकि जिपमर पहले सही था तो लोगों के पास एक और ऑप्शन था, चलो एक अटेम्प्ट बेकार हो गया, तो अब इन्होंने एक ही बार नीट रख के बहुत ही बेकार करा। कम से कम 2 बार ले लेते।
सही कह रहे हैं। और क्या बोलते हैं, कहाँ बोला था मैं, हाँ अगला क्वेश्चन ये है रोटर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? आपने देखे हेलीकॉप्टर्स, ये हेलीकॉप्टर का क्या होता है जो रोटेट करता रहता है, इसे क्या बोलते हैं? रोटर। अब आपको है ना ये रोटर कितनी फोर्स जनरेट कर रहा है, रोटर की मोटर कितनी फोर्स जनरेट कर रही है, ये बताना है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं, प्लेन के अंदर और क्या बोलते हैं उसके अंदर, जेट्स के अंदर और क्या बोलते हैं रॉकेट्स के अंदर, तो प्रोपल्शन का मेथड होता है। उनके अंदर इंजन प्रोपल्शन करता है, इंजन से बेसिकली क्या निकलती है, हीट रेडिएशंस बाहर निकलती है जिसके कारण फ्लाइट बढ़ता है। पर इसके अंदर तो सारा काम किसका है? समझ गया ना? इसके अंदर तो सारा काम ये मोटर कर रही है, तो हमें इसकी फोर्स निकालनी है। तो बताओ कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जो थ्रस्ट क्रिएट करेगा उसे हम Ft ले लेंगे या Fr ले लेंगे, क्योंकि ये फोर्स ऑन रोटर, फोर्स ऑफ रोटर। क्लियर है? और नीचे की तरफ क्या ले लेंगे? वेट। समझ रहे हो? ये भी बिल्कुल वैसा ही नहीं है, थ्रस्ट जैसा है। फॉर्मूला बिल्कुल वैसा नहीं आया, क्योंकि इसको भी तो एट लास्ट ऊपर ही जाना है। तो ये आ जाएगी फोर्स ऑफ रोटर। लिख लो, नोट कर लो। सही है। विलोर, सीएमसी विलोर, इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं? सर ये बेसिकली एमबीबीएस कॉलेज है गवर्नमेंट, लेकिन इसमें एमबीबीएस के अलावा भी कोर्सेज हैं, तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरना होता है और उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसे क्लियर करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम इधर ही होगा ना, दिल्ली में ही? हाँ सर, जहाँ की सीट भरते हैं वहीं पे होता है। ठीक है। सीएमसी विलोर। कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ रहा है ना? जब भी आपको कोई चीज लिफ्ट करनी हो तो हमेशा से ऊपर की तरफ आपको थ्रस्ट चाहिए होगा, नीचे की तरफ उसको वेट को पार करना है और फिर mg लगाना, ma लगाना है आपको। सेम ऐसी चीजें लिफ्ट के अंदर होती है। लिफ्ट के अंदर कोई भी बंदा बैठा हुआ है तो ऊपर की तरफ उसकी नॉर्मल रिएक्शन होती है, नीचे की तरफ उसका वेट होता है। ठीक है? लिफ्ट ऊपर जाए तो नॉर्मल रिएक्शन बड़ी फोर्स होगी, n माइनस डब्ल्यू होगा इक्वल टू ma होगा। फॉर्मूला होता है ना हमारा F नेट इक्वल टू ma। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली फोर्स जो ज्यादा है माइनस नीचे वाली फोर्स ma। पर इसी के अंदर अगर लिफ्ट नीचे जा रही हो
बंदे का नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ उसका वेट, लिफ्ट नीचे जा रही हो, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर हो था तब तो ये बड़ी फोर्स हो गई, और एक्सेलरेशन नीचे है तो कौन सी बड़ी फोर्स हो गई? इसमें n माइनस डब्ल्यू हुआ था, इसमें होगा w माइनस एल्स, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स m है। ये बात याद रखना। क्या नाम है इसका? क्या अल्फजा, अल्फीफा, अफीफा, अफीफा कहाँ है? नहीं है आज। जी आवाज आ रही है मेरी? जिया आवाज आ रही है ना? मिटाऊं? अब आते हैं हम लोग टेंशन फोर्स पे। टेंशन फोर्स क्या होती है? रोप के पार्टिकल्स होते हैं। मान लो एक रोप है, ठीक है, रोप को हम इस तरफ खींच रहे हैं, हम अपनी फोर्स लगा के रोप को इस तरफ खींच रहे हैं, पर जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल सिर्फ अपने लोगों से जुड़ना चाहेगा। ये वाला पार्टिकल है वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये वाला पार्टिकल कहेगा कि मैं अपने पार्टिकल से अट्रैक्टेड फील कर रहा हूं, ये वाला पार्टिकल अपने पार्टिकल से, ये वाला पार्टिकल भी अपने पार्टिकल से अट्रैक्टेड फील होगा। इसकी वजह से जो अंदर का अट्रैक्शन होता है, अंदर का अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण रोप नहीं टूटती। रोप को हम उधर खींचते हैं, जैसे रबड़ को हम खींचते हैं, तो रबड़ वापस क्यों आ जाता है? उसका रीजन बताना कोई? ये रबड़ के पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं रबड़ को हम इधर खींच रहे हैं, पर रबड़ वापस यहां क्यों आ जाता है? बताना। रबड़ को हमने पकड़ा, खींचा, छोड़ा, वापस आ गया। उसका मेन कारण होता है ये वाला पार्टिकल कहता है कि मुझे इससे अट्रैक्टेड होना है, मुझे इस पार्टिकल के पास आना है और मुझे टूटना नहीं है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। समझ गए? तो हम कोई भी रोप हो, थ्रेड हो, ठीक है, थ्रेड हो, रोप हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है, कोई रबड़ हो, तो जब हम उसे खींचते हैं, हम मान लो ऐसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं, हम उसे नीचे खींच रहे हैं, पर पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। समझ गए? ओके। इसीलिए मान लो ये रोप है और इससे हमने कोई मास अटैच कर दिया, कोई मास अटैच कर दिया, उस मास के कारण वेट लगेगा नीचे की तरफ, इस बॉडी पर नीचे की तरफ वेट लगेगा। तो बताओ टेंशन कहां लगेगा? अपवर्ड, ताकि ये रोप यहां से टूटे ना। इसके पार्टिकल टेंशन ऊपर की तरफ लगाएंगे कि हमें नहीं मुड़ना, हमें नहीं टूटना, और वेट नीचे की तरफ लगेगा। अगर कोई एक्सेलरेशन ना हो, कोई एक्सेलरेशन ना हो, तो टेंशन और वेट बराबर हो जाएंगे।
टेंशन और वेट बराबर हो जाएंगे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई नहीं टूटेगा। पर अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाए तो क्या होगा, T माइनस mg, mg क्या होता है, वेट, T माइनस mg इक्वल टू m, क्योंकि एक्सेलरेशन जिस तरफ होता है वो फोर्स बड़ी हो जाती है, तो यहां टेंशन बड़ी हो गई माइनस mg। समझ गए? इस तरीके से टेंशन फोर्स भी काम करती है। कोई डाउट बच्चों लोग? लगाएगा बायो की क्लास शायद फ्राइडे के बाद स्टार्ट करेंगे, ईद है ना उसके बाद। बताओ इसमें भी टेंशन फोर्स लगेगी या इसमें दूसरी कोई फोर्स लगेगी? स्प्रिंग में सही कह रहे हो, इसके अंदर लगेगी ऊपर की तरफ F इक्वल टू के एक्स। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और x होता है जो स्प्रिंग जितनी डिस्प्लेस होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग लगेगी, नीचे वेट लगेगा, और मान लो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, ये बड़ी फोर्स है या ये बड़ी फोर्स है? जिया 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 ज्योतिका minus Fs is equals to Ma. Yes, sir. जिया ज्योतिका इन दोनों में से कौन सी बड़ी फोर्स है? W माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए, इस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ गए? देखो अब समझना, ट्रक और इंजन कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हूं। मान लो ये ट्रक है या फिर इंजन है ट्रेन का, या ये ट्रक है। अभी तो मैं इसे ट्रक लेके चल रहा हूं, ठीक है? और वो जानते हो वीगन, वैगन, इसका मतलब क्या होता है? पीछे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उनको, डब्बे। देखा ऐसा? सही है। तो ट्रक हो या इंजन हो और उसके पीछे डब्बे, आजकल जैसे नहीं ला रहे ट्रक वर्क, उसको लेके आते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, देखा ऐसा? हाँ, तो इस तरीके से हमारे दो कंपार्टमेंट सिस्टम है। अब ट्रक जो है मान लो इस तरफ फोर्स जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? फोर्स। ट्रक फोर्स जनरेट कर रहा है आपका 18,000 न्यूटन, ट्रक जनरेट कर रहा है, ठीक है? इसका मास है 8,000 किलो और इसका मास है लेट्स टेक 2,000 किलो। दोनों का आपको मास दे रखा है। यहां बताओ कौन सी फोर्स जनरेट होगी? यहां पर
बताओ। टेंशन, सही कह रहे हो। यहां जनरेट हो रही है, इसको ऐसे देखेंगे, ये ट्रक है, ये उसका वीगन है, ये भी इस तरफ टेंशन क्रिएट कर रहा है और ये इधर से टेंशन क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो? टेंशन हमेशा जो भी जहां से भी अटैच होता है उससे दूर लगता है, यहां अटैचमेंट से दूर लग रहा है टेंशन। तो एक तो यहां टेंशन लग रहा है और पीछे की तरफ दोनों में क्या लग रहा है बताओ? फ्रिक्शन। कितना? फ्रिक्शन। ठीक है, तो लेट्स टेक, मान लेते हैं पीछे की तरफ फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की 1000 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन आपको 1000 न्यूटन दे रखा है। कोई दिक्कत? आपको टेंशन निकालनी है और आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। निकाल पाओगे? देखो, टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, सबसे पहले इस तरफ फोर्स, इधर की तरफ फोर्स, आपको ये फोर्स है 1800 न्यूटन, इसका मास है 8000, इसका मास है 2000। क्या एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ही होगा? अगर ट्रक आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन आगे होगा ना बच्चों? ट्रक आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी आगे होगा। तो क्या करेंगे बताओ सृष्टि, कैसे करेंगे इसे? एक्सीलरेशन हो रहा है वो फोर्स ज्यादा होगी और टेंशन जो है वो माइनस हो जाएगा उसमें से। ऐसा नहीं करेंगे, बताओ। देखो, फोर्स माइनस फ्रिक्शन प्लस टेंशन इक्वल टू ये वाला, बताओ। पता है क्यों कर रहे हैं ये? देखो, ये वाली फोर्स इस तरफ है, बाकी फ्रिक्शन और टेंशन दोनों पीछे है, तो ये बड़ी फोर्स है माइनस ये दोनों छोटी फोर्स, तो ये बड़ी फोर्स माइनस वो फ्रिक्शन और टेंशन छोटी फोर्स इक्वल टू इसका मास और एक्सेलरेशन, ये वाला इक्वेशन बनेगी। इस वीगन के लिए क्या बनेगी? इस वीगन के लिए क्या बनेगी पता है? वीगन के लिए टेंशन इस तरफ होगा और फ्रिक्शन पीछे है, तो T माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 2000 A। क्लियर है? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू मास इसका 2000 और एक्सेलरेशन A। तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, T माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2000 A। अब जब दो इक्वेशन आ गई, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके दिखाना कितना आ रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू डालो 1000 न्यूटन और ये 18,000 न्यूटन।
$18,000 माइनस 1000 माइनस टी इक्वल टू 8,000 ए। यह आएगा 17,000 माइनस टी इक्वल टू 8,000 ए। ये आएगा माइनस एफ प्लस टी। टी प्लस का है, फ्रिक्शन माइनस का है, उसे आगे रख दिया, इक्वल टू 2000 ए। टी से टी कट गया, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन यहां पर कितना है, 1000 फिर डालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 16,000 इक्वल टू 2000 ए। ये आएगा आपका एक्सेलरेशन आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? एक्सेलरेशन आ गया। अब इसे किसी भी टेंशन में डालेंगे, इसमें डाल देते हैं, इस वाली इक्वेशन में। तो 17,000 माइनस टेंशन, ये कितना है, 8,000 इंटू 8, तो 17,000 माइनस टेंशन इक्वल टू ये कितना हो गया, 8,000 इंटू 8। 8,000 इंटू 8 कितना होता है, 64। टेंशन आएगा 6400 माइनस 17,000, और ये आपका आ जाएगा लगभग 000, ये बचा 3 और 7 और 4700 न्यूटन। क्लियर है? ओके, तो समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? ट्रेन और वीगन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इस तरीके से करना है। रब करूं? इस केस में एक्सेलरेशन निकालना आता है तुम लोगों को? एक बड़ा मास है, एक छोटा मास है। बड़ा मास नीचे जाता है, छोटा मास ऊपर जाता है, ये तराजू की तरह एक। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम। इसमें बड़ी फोर्स नीचे वाले होगी, बड़ा मास है, तो mg माइनस कितना, t इक्वल टू बड़ा ma। इसके लिए क्या आएगी पता है, t माइनस छोटा mg,
छोटा एम जी, बड़ी फोर्स ये है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो बड़ी फोर्स ये है, इक्वल टू एम ए। सही है, ये से ये कट जाएगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। यह आएगा एम जी माइनस छोटा एम जी इक्वल टू एम ए प्लस छोटा एम ए। दोनों में से ए कॉमन ले लो, एम प्लस एम, और एक्सेलरेशन हमेशा आता है बड़ा एम जी माइनस छोटा एम जी बाय एम प्लस एम। क्वेश्चन के तौर पे अगर हम देख लें तो अगर हमें एक 12 किलो दे रखा है, एक 12 किलो दे रखा है, एक 8 किलो दे रखा है, बड़ा मास 12 किलो, ये मास 8 किलो, और जी लेना है 10, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? बड़ा एम जी यानी कि 12 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 10 बाय 12 प्लस 8। इसका आंसर कितना आएगा आपका? 120 माइनस 80, 40 बाय 20, 8 प्लस 12 प्लस 8 20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? सृष्टि ये पता लगा? ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करा, दो मासेस थे, एक बड़ा मास था और एक छोटा सा मास था। बड़ा मास है नीचे जा रहा है ग्रेविटी के कारण, और छोटा मास उसका मतलब ऊपर जाएगा, दोनों पुल्ली से अटैच्ड है और दोनों में टेंशन लग रहा है। तो हमने यहां क्या करा, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है क्योंकि ये मास नीचे जा रहा है, तो बड़ा मास mg माइनस टी, मतलब इसका वेट माइनस टी इक्वल टू एम ए। एक इक्वेशन आई, फिर इससे क्या आई, इसमें t माइनस छोटा mg इक्वल टू एम ए। फिर दोनों को हमने सॉल्व किया, दोनों को हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, तो ये और t कट गए और उसके बाद ये आ गया। क्लियर है? Shadows fall over my heart.